रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दात नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक़्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। ज़िंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज़ कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 8। मुझे उनकी गमज़दा सूरत देखकर दिली रंज हुआ। घर वालों का ना जाने क्या हाल होगा। एक मेरा अपना घर था जहां से रवाना होने पर किसी ने एक आ भी ना भरी थी, और मैं इन तमाम चक्करों के लिए पैदा नहीं हुआ। सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। दूसरे बहुत से मुलाजमीन भी बंदरगाह तक आए थे। नवाब साहब के पास अभी वक़्त था, इसलिए तफरीह की गर्ज से उन्होंने जद्दे तक का बहरी सफ़र का प्रोग्राम बनाया था। उसके बाद थोड़ा सा हवाई सफ़र करना था। बहरी जहाज़ से सफ़र करने की ख्वाहिश भी कौसर को थी। बहरहाल जिस तरह दूसरे मुलाजमीन हमें बंदरगाह तक पहुंचाने आए थे, उसी तरह कौसर मेरे बारे में भी सोच रही थी। लेकिन जब दूसरे मुलाजम डेक पर रह गए और मैं जहाज़ पर आ गया तो कौसर ने मुझे हैरत से देखा और फिर नवाब साहब को। लेकिन नवाब साहब ने जानबूझकर रुख फिर दूसरी तरफ फेर लिया था। अलबत्ता कौसर खामोश रही और उसने उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया था। जहाज़ के अमले का एक आदमी ने हमें फ़र्स्ट क्लास के 2 कैबिनों तक पहुंचा दिया, जहां एक और मुलाजम ने हमें रिसीव किया। हमारा सामान 2 कैनूस में सजा दिया गया। दोनों कैबिन डबल थे, एक मेरे लिए मखसूस था और दूसरा नवाब साहब और कौसर के लिए। जहाज़ रवाना होने में अभी देर थी। कौसर के चेहरे पर संजीदगी आ गई। अब्बू, उसने कहा, आइए ज़रा आपसे बात करनी है। आओ बेटे आओ, नवाब साहब ने कहा और वो दोनों कैबिन में दाखिल हो गए। मैं समझ गया था कि ये गुफ्तगू मेरे ही बारे में होगी। बहरहाल मुझे क्या परवाह हो सकती थी, नवाब साहब को खुद ही निमटना था। मैं अपने कैबिन में आ गया और फिर जहाज़ ने रवानगी की विसल दी। मैं कैबिन से निकल आया। लंगर उठा दिए गए और आहिस्ता आहिस्ता साहल से दूर होने लगा। वतन छूट रहा था। बेशुमार यादें, बेशुमार कहानियाँ, मुखलस दुश्मन रह जा रहे थे, और यहाँ अपने भी थे, बेगाने भी। वो अपने भी जो बेगानों से बदतर थे। आंखों में आंसू आ गए। मेरे दोस्त अरशाद, रशीद साहब, अफशां, कहकशां, हिना और नूरजहां उस मासूम लड़की से तो मैं रुखसत भी नहीं हुआ था। ना जाने क्या क्या ख्यालात थे, ना जाने यहाँ क्या क्या रहा जा रहा था। साहल दूर हो रहा था। मैं उस वक़्त चौंका जब करीब ही से नवाब साहब की आवाज़ सुनाई दी, सरफराज। मैं चौंक पड़ा। गालों पर आंसुओं की लकीरें नुमायां थी। कौसर भी नवाब साहब के साथ थी। उसका चेहरा सपाट ही था। रो रहे हो सरफराज? नवाब साहब गंभीर आवाज़ में बोले। ओह नहीं नहीं, मैं गला साफ़ करते हुए गालों पर हाथ फेर कर आंसू साफ़ किए। वतन बहरहाल वतन होता है, अच्छी और बुरी यादों का वतन। लेकिन मर्द के लिए तो सफ़र ही मुनासिब है। कौसर को देखो, ये बहुत खुश है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी मुस्कुरा दिया। लेकिन कौसर के होंठ मुस्कुराहट से आ रही थे। ना जाने उसने किस दिल से मुझे बर्दाश्त किया था। आओ सरफराज मियाँ, नवाब साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आओ कौसर बेटे, उन्होंने कौसर से कहा, और हम तीनों अरशे पर आ गए। जहाज़ तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था और शहर की इमारतें और मनाजर निगाहों से उजल होते जा रहे थे। कौसर ने यहाँ भी नफ़रत का इजहार किया था। वो हम दोनों से कई कदम पीछे हटकर खड़ी हुई थी। उसका चेहरा सपाट था, हर किस्म के जज्बात से आरी, और वो भी दूर होती हुई इमारतों को देख रही थी।
भाई ये बुरी बात है सरफराज मियाँ, नवाब फिरोजुद्दीन ने कहा और मैं चौंक पड़ा। जी नवाब साहब, मैं आहिस्ता से बोला। इतनी खामोशी, मेरा दम घुट जाएगा। ओह जी हाँ, बस यूं ही जहन पर ज़रा बोझ तारी हो गया था, साफ़ हो जाएगा थोड़ी देर में। अरे तुम नेक बीबी तो हो नहीं जो रुखसत होकर ससुराल जा रही हो। भाई सैर तफरी को जा रहे हैं, एडवेंचर रहेगा, बहुत सी हंगामों से वास्ता पड़ेगा, खूब दिलचस्पियाँ रहेंगी, इसमें उदास होने की क्या बात है, नवाब साहब ने कहा। यकीनन नवाब साहब, बस यूँ समझे ज़िंदगी में पहली बार वतन से कदम बाहर निकाल रहा हूँ। हाँ खैर, थोड़ा सा एहसास तो होता है। बहरहाल जहाज़ का सफ़र बहुत दिलचस्प रहेगा, यहाँ के लोगों से दोस्ती करो, भांत भांत के लोग मिलेंगे। कौसर, अरे कौसर बेटी। जी अब्बू, कौसर ने सपाट लहजे में कहा। इस तरफ आ जाओ कौसर। ठीक हूँ अब्बू, बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी अजीब लड़की है, नवाब साहब आहिस्ता से बड़बड़ाए। कौसर साहबा मेरे आने से खुश ना होंगी। ओहो सरफराज बेटे, तुम उसकी आदत से तो वाकफ़ ही हो। नवाब साहब शर्मिंदगी से हंसते हुए बोले और फिर आहिस्ता से बोले, बहरहाल मेरी दरख्वास्त बरकरार है। दरख्वास्त? मैं चौंक कर पूछा। हाँ भाई, कौसर के मामले में अगर उससे कुछ बदतमीज़ी सरजद हो जाए तो मेरी शक्ल में याद रख कर उसे माफ़ कर दोगे। नवाब साहब, आप मुझे इस मौजू पर शर्मिंदा ना करें। मैं कौसर बीबी की इज़्ज़त करता हूँ, उनके मजाज से वाकफ़ हूँ। आपका इस सिलसिले में बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो। शुक्रिया बेटे, आओ आराम करें। कुछ देर समुंदर की चांदनी रातें बहुत ही दिलकश होती हैं। रात को अर्शे की सैर करेंगे। यहाँ से समुंदर पर टूटती हुई चांदनी बहुत खूबसूरत लगती है। नवाब साहब वापसी के लिए पलटे, मैं भी उनके साथ साथ चल पड़ा। आओ कौसर बेटे। आप जाएं अबू, मैं कुछ देर रुकूंगी, कौसर ने जवाब दिया। आओ सरफराज। नवाब साहब गहरी सांस लेकर बोले और हम दोनों वापस चल पड़े। नवाब साहब अपने कैबिन में चले गए और मैं अपने कैबिन में। खूबसूरत तमाम ज़रूरी चीज़ों से रास्ता था। मैं आरामदाह मसहरी पर लेट गया, आंखें बंद करके अपनी उस वक़्त की कैफियत पर गौर किया। कोई ख़ास बात नहीं थी। मट्टी की खुशबू शायद दिल को मुतासर करती है। मैं तो इन बातों को सिर्फ़ किताबी समझता हूँ, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी ही कैफियत तारी थी। वतन नाम की कोई चीज़ मेरे जहन में खटक रही थी। फिर जहनी रौक कौसर की तरफ भटक गई। दीवानी लड़की ना जाने किस रंग में थी। बहरहाल नवाब फिरोजुद्दीन जैसे नेक इंसान की बेटी थी, इसलिए मैं उसके बारे में गलत अंदाजे से नहीं सोच सकता था। और इन्हीं ख्यालात में ना जाने कब चुपके से पलकें जुड़ गईं और मैं बेखबर हो गया। फिर उस वक़्त आँख खुली जब कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बोझल जहन से उठ गया, दरवाज़ा खोला, बहरा था। साहब चाय पियेंगे या बराबर वाले कैबिन में? बराबर वाले साहब ने पूछा है। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैंने भारी आवाज़ में कहा और बेरा बाहर निकल गया। बाथरूम से फारिग होकर मैंने नवाब फिरोजुद्दीन के कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। अंदर से आवाज़ सुनाई दी और मैं अंदर दाखिल हो गया। आओ भाई, खूब सोए? जी हाँ, नींद आ गई थी। बैठो। कौसर बेटे, घंटी बजाकर चाय के लिए कह दो। सॉरी डैडी, ये काम आप कर लें, कौसर ने बदस्तूर नक चढ़े अंदाज में कहा और उसके चेहरे पर इस वक्त भी मुस्कुराहट नहीं थी। मुझे उस पर गुस्सा आने लगे। देखूंगा कौसर बीबी, ये बेनियाजी कब तक जारी रहेगी। दिल में आग नहीं लगाना चाहता क्योंकि तुम मेरी मंजिल नहीं हो, वरना ना जाने क्या होता। मैंने दिल में सोचा, कौसर का ये अंदाज शायद नवाब फिरोजुद्दीन को पसंद ना आया था, लेकिन लाडली बेटी से कुछ ना कह सके। उठने लगे तो मैंने जल्दी से उन्हें रोक दिया। आप तकल्लुफ़ ना करें नवाब साहब, मैं कह देता हूँ। मैंने घंटी बजाई और बेरे को चाय लेने के लिए कहकर दोबारा बैठ गया। नवाब साहब के चेहरे पर संजीदगी तारी हो गई थी। खैरियत तो है नवाब साहब, आप कुछ फ़िक्रमंद हैं? नहीं भाई, नवाब साहब ने तवील सांस ली। मौजूदा पोजीशन मेरी तवक्का से कुछ ज़्यादा ही है। मैं नहीं समझा, मैंने हैरानी से कहा। क्या तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से इसी कदर बेजार रहोगे? जी, मैंने हैरत से कहा। इस तरह तो सफ़र का लुत्फ़ जाता रहेगा सरफराज मियाँ। मुझे हुक्म दे नवाब साहब, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने संजीदगी से कहा। डैडी, कौसर गुस्से से खड़ी हो गई। ये क्या गुफ्तगू शुरू कर दी आपने? बैठ जाओ कौसर, नवाब साहब ने सर्द लहजे में कहा।
आपने मेरी इंसल्ट की है डैडी। क्या इंसल्ट की है बेबी? मेरा इनसे क्या तल्लक, मेरी इनसे क्या बराबरी? अगर आपने इन्हें एक मुलाजम की हैसियत से साथ लिया है तो फिर इन्हें मुलाजमों की तरह ट्रीट करें। अगर आपके लिए कोई अहमियत रखते हैं तो इस अहमियत को खुद तक महदूद रखें। आप मेरे ऊपर ये मुसीबत क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? मैं इस सफ़र में बहुत खुश हूँ, अपने तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हूँ। बराह करम मुझे परेशान ना किया जाए। कौसर बीबी ठीक कह रही हैं नवाब साहब, मेरा ख्याल है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, मैंने साफ लहजे में कहा। नवाब साहब ने चौंक कर मेरी शक्ल देखी, लेकिन मेरी परेशानी पर एक भी बल नहीं था। तब उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, बैठ जाओ कौसर बेटे। माफ़ कीजिएगा अब्बू हजूर, मैं मुलाजमों से इस कदर बेतकल्लफ होना पसंद नहीं करती। मैं इस वक्त चाय नहीं पीऊँगी, कुत्ते की दुम ने कहा और तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही नवाब साहब ने बड़ी आर्जी से मेरे हाथ पकड़ लिए। है बेवकूफ़ है बेटा, माफ़ कर देना, नवाब साहब ने कहा, और मैं उसकी बदतमीज़ी के लिए तुमसे 1000 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। आप बिला वजह परेशान हैं नवाब साहब। बाखुदा मुझे कौसर बीबी की कोई बात बुरी नहीं लगती, मैंने नवाब साहब को तसल्ली देते हुए कहा। तुम्हारा ये एहसान मेरी गर्दन पर है सरफराज मियाँ। दर हकीकत बहुत बदतमीज़ हो गई है, लेकिन मेरी दरख्वास्त है नवाब साहब, कौसर बीबी के और मेरे किसी मामले में आप तरद्दुद ना करें। मैं उन्हें नन्ही और नासमझ बच्ची के अलावा और कुछ नहीं समझता। चाय आ गई और हम चाय पीने में मशगूल हो गए। जहाज़ के तवील सफ़र की पहली रात बहुत खूबसूरत थी। हम अरशे पर खड़े चांदनी से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। कौसर भी साथ थी और बेचूनो चरा आगे थी। उसने कोई तर्ज नहीं किया था, अजीब रत्ती माशा किस्म की लड़की थी। बहरहाल ये सोचना तो फजूल था कि उसके अंदाज में तब्दीली आ गई। मैं उस तब्दीली से अच्छी तरह वाकिफ़ था। ना जाने कहाँ सींग समाये थे, ना जाने किस सोच में थी। नवाब फ़िरोज़ुद्दीन मुझसे गुफ्तगू करते रहे। उन्होंने अफ्रीका के एक पुरइसरार सफ़र की दास्तान छेड़ दी थी। मैं उस सहरो तराज की दास्तान में खो गया। कौसर भी शायद हमारी तरफ मतवज्जा थी, लेकिन उसने एक बार भी उसका इजहार नहीं किया, और फिर जब हम थक गए तो वापसी के लिए तैयार हो गए। नवाब साहब ने कैबिन में दाखिल होते हुए मुझे शब्बे बगैर कहा था। कौसर ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। बिस्तर पर लेटने के बाद मुझे उस लड़की के अलावा और कुछ याद ना रहा था। नवाब साहब उम्दा आदमी हैं, अगर मेरा साबका इस बदतमीज़ लड़की से भी है तो कोई बुरी बात नहीं। इसकी हैसियत ही क्या है सवाए एक पागल दीवानी लड़की के। तब मेरे जहन में वो रशीदुद्दीन अहमद के घराने की तरफ मुड़ गई और दिल को 2-3 झटके से लगे। क्या सा सनसान होगा वो घर, कैसी उदासी बरस रही होगी वहाँ। हर शख्स ऐसको उदास होगा। अफशां की चहचहाट उदासी में ढल गई। रशीदुद्दीन साहब की कमर में खम आ गया होगा। अफसोस मैं उस घराने के लिए तरद्दुद का बायस बन गया। खुदा उसे हर तकलीफ़ हर आफत से महफूज रखे। मेरी आंखें भीग गईं और उन झलमलाते सितारों में कहकशां उभर आई। दो सफ़ेद हाथ दुआ के लिए उठे हुए। हाथ खुदाया, वो क्या मांग रही थी? खुदाया, मेरे जहन में ये तब्दीली क्यों कराई? मैंने उसे बड़े खलूस से बहन कहा था, मैंने उसे, और अपनी सोच पर मुझे शर्मिंदगी होने लगी। मगर अब क्या है? अब तो उससे फासले हो गए, इतने फासले कि उसका कुर्ब एक ख्वाब के अलावा कुछ नहीं था। एक ठंडी सांस लेकर मैंने करवट बदल ली और सोने की कोशिश करने लगा, और फिर नींद की मेहरबान देवी ने मुझे आगोश में ले लिया। दूसरी सुबह भारी भारी सी थी तबीयत। मैंने अपना नाश्ता कैबिन में ही किया और फिर उस वक़्त तक कैबिन में ही रहा जब तक दरवाजे पर नवाब साहब ने दस्तक ना दी। अरे भाई, क्या आज बाहर ना निकलोगे? हाज़िर हूँ नवाब साहब। आओ चहलकदमी करेंगे। नवाब साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हम आगे बढ़ गए। कौसर बीबी कहाँ गई? ओहो, कल एक अंग्रेज़ लड़की से तारफ़ हो गया था, वही आकर उसे ले गई। बहुत अच्छी बात है। रात को भी मैंने उससे तुम्हारे बारे में गुफ्तगू की थी। खूब अजीब लड़की है, कह रही थी कि तुम बेहद शरीफ इंसान हो। कमाल है, लेकिन वो अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। ना सही, और उनकी यही मेहरबानी क्या कम है कि मुझे शरीफ आदमी समझे।
मैंने हंसते हुए कहा और नवाब साहब भी शर्मिंदा से अंदाज में हंसते रहे। हम जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते रहे। सूरज बादलों में रोपोश था। मौसम बहुत खुशगवार लग रहा था। फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के लिए अरशे की एक हिस्से में एक खूबसूरत छत गिरी लगा दी गई थी, जिसके नीचे कुर्सियां पड़ी हुई थीं। यहाँ से समुंदर का नज़ारा भी होता था। खाने पीने की चीज़ें बाकायदा शुरू हो रही थी। आओ बैठे, नवाब साहब ने कहा। छत गिरी के नीचे पहुँचे तो कौसर और एक खूबसूरत सी अंग्रेज़ लड़की नजर आई, जो कुर्सियों पर बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थीं। तो ये यहाँ मौजूद हैं, नवाब साहब ने कहा और फिर उनसे थोड़े फासले पर 2 कुर्सियों पर बैठ गए। कौसर की निगाह भी हम दोनों पर पड़ गई और उसने अंग्रेज़ लड़की को कुछ बताया और वो पलट कर देखने लगी और फिर दोनों अपनी जगह से उठ गईं। आई शामत, मैंने दिल में सोचा। हेलो अंकल, अंग्रेज़ लड़की ने बेतकल्फ़ी से नवाब साहब से कहा। हेलो। नवाब साहब खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया। हेलो मिस्टर, लड़की मुझसे बोली। हेलो, मैंने भी गर्दन झुका दी। मेरा नाम क्रिस्टीना है अंकल, अपनी मम्मी के साथ वतन वापस जा रही हूँ। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर बेटे, बैठो। नवाब साहब ने कहा। शुक्रिया अंकल, ये कौसर बहुत प्यारी है। हम थोड़ी सी देर में बहुत बेतकल्लफ हो गए। क्रिस्टीना बच्चों के से अंदाज में बोली। बहुत अच्छी बात है बेटे। आप लोग अफ्रीका जा रहे हैं अंकल? हाँ बेटे। आपके डैडी क्या करती हैं? इसी शिपिंग कंपनी के मैनेजर हैं, जिसकी शिप में हम सफ़र कर रहे हैं। खूब। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं अंकल। कौसर ने इस वक्त बड़ी फराख दिली से काम लिया था। वो बैठ गई थी, लेकिन मैं किसी भी बात पर भगाए जाने के लिए तैयार था। आपका नाम नहीं मालूम हो सका मिस्टर? क्रिस्टीना मुझसे मुखातब हुई। सरफराज, मैंने जवाब दिया। सूरत से तो आप मुलाजम नहीं मालूम होते। कौसर ने झूठ तो नहीं बोला? जी नहीं मिस कौसर, झूठ नहीं बोलती, मैंने जल्दी से कहा और नवाब साहब का चेहरा सपाट हो गया। कौसर ने यहाँ भी कमीनगी का सबूत दिया था। क्रिस्टीना बहुत बेतकल्लफ लड़की थी। उसने मेरी हैसियत पर तवज्जो नहीं दी। वो मुझसे भी बराबर गुफ्तगू कर रही थी और मैं बड़ी मोहतात अंदाज में जवाब दे रहा था। आप लोग शाम की चाय मेरे कैबिन में पियेंगे अंकल? ज़रूर बेटे, आपकी दावत का शुक्रिया। मैं आपको मम्मी से मिलाऊंगी। यकीनन मिस्टर सरफराज, आप भी वो नाम साफ ना ले सकी। बेहतर। मैंने कौसर की तरफ देखा, उसके होंठ सिकुड़ गए। फिर नवाब साहब ने एक मशरूब तलब किया और वो दोनों लड़कियां काफ़ी देर तक हमारे पास बैठी रहीं। फिर क्रिस्टीना उठते हुए बोली, अंकल प्लीज़ कौसर को मेरे साथ जाने की इजाज़त दे दें। हाँ हाँ भाई, दोस्तों के दरमियान आने वाले हम कौन हैं? फिरोजुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू अंकल, थैंक यू सरफराज, उसने उठकर झुकते हुए कहा और फिर वो दोनों छत गिरी से निकल गईं। नवाब फिरोजुद्दीन ने एक गहरी सांस ली थी। शुक्र है इसका जहन बट गया, वरना खासी बोरियत रहती। वैसे मैंने इसके बारे में कतई फैसला कर लिया है कि उसे लंदन में छोड़ दूंगा। जी, मैंने मुख्तसरन कहा। गो कर्नल की लड़कियां अक्सर उसके साथ मुहिमात में शरीक रहती थी, लेकिन हमारी और उनकी औरतों में बड़ा फ़र्क है। कौसर एक नरमो नाजुक लड़की है। मुहिमात से उसका कोई वास्ता नहीं रहा। मुमकिन है कि सफ़र की सौबतें भी वो बर्दाश्त ना कर सके। जी, मैंने फिर उसी अंदाज में कहा। तुम इस सिलसिले में मशवरा दो। खौफजदा हूँ नवाब साहब, मेरी कोई बात कौसर बीबी की ने सुन ली तो मेरी शामत आ जाएगी। और नवाब साहब हंस पड़े। क्या तुम भी उससे डरने लगे हो? बेहद, मैंने उसी अंदाज में कहा। तुम्हारी बहुत तौहीन करती है, लेकिन मैं तुम्हारी शराफत को सलाम करता हूँ। नवाब साहब मुतासर लहजे में बोले। उस वक़्त तक उसे बर्दाश्त कर लो जब तक हम लंदन ना पहुँच जाएं। नवाब साहब, आप ख्वाह मख्वाह परेशान हैं, मैंने हंसते हुए कहा। हम दोनों गुफ्तगू करते रहे। फिर नवाब साहब चौंक कर बोले, मियाँ शतरंज से कोई वाकफियत है? मामूली सी, मैंने जवाब दिया। मोहरे चल लेते हो? जी हाँ, काफ़ी है, आओ शुगल रहेगा। जी, और हम दोनों उठ गए। नवाब साहब ने अपने सामान से बसात निकाली और एक मुनासिब जगह हम दोनों बैठ गए। बसात लगाई गई थी और नवाब साहब चाल चलने लगे। इब्तदा मैंने 2-3 उल्टी चालें चली और नवाब साहब मेरे बारे में गलत फहमी का शिकार हो गए। उन्होंने चाल चली और इसकी बार मैंने एक उम्दा चाल चल दी। वल्लाह क्या चाल चली है, ऐसे ही खेलो मियाँ, ज़रा सोच समझ कर, नवाब साहब बोले।
ऐसे ही खेलूं नवाब साहब? हाँ यकीनन। नवाब साहब मेरी हिम्मत अफजाई करते हुए बोले। उनकी पोजीशन बहुत मजबूत थी और वो बसात पर छाए हुए थे, लेकिन उन्हें यह बात मालूम नहीं थी कि मेरे जानने वाले मुझे शतरंज का बादशाह कहते थे। बाजी मेरे खिलाफ जाती रही और फिर मैं संभल गया। मैंने संभल कर चाल चली और नवाब साहब उलझ गए। उन्होंने एक और चाल चली और फिर मैंने मोहरा आगे बढ़ा दिया। हैं? क्या ये सोची समझी चाल है? नवाब साहब हैरत से बोले और फिर बड़ी उलझन के साथ उन्होंने एक चाल चल दी, लेकिन मेरी बाजी मेरी निगाह में थी। नवाब साहब मेरी मर्जी के मुताबिक चालें चल रहे थे और चंद ही चालों में मैंने बाजी पलट दी। नवाब साहब मुंह फाड़े मुझे देख रहे थे। ये क्या हुआ? वो भर्राई हुई आवाज़ में बोले। शय, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन दोबारा लगाऊं नवाब साहब? मैंने पूछा। तुम आखिर हो क्या भला? वो परेशानी से बोले। मैं सिर्फ चंद चालें चलूँगा नवाब साहब और शय हो जाएगी। वाकई अम्मा, वाकई। कौन सा काम है जिसमें तुम वाकफियत नहीं रखते? नवाब साहब ने दोबारा बसात लगाई। तो फिर दिखाओ अपना फ़न। इससे कबल तो हम खुद ही को मर्दे मैदान समझते थे। बिस्मिल्लाह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नवाब साहब ने पूरी जहानत से चाल चली थी, लेकिन उसका जवाब भी बहुत सख्त था। खूब, बहुत खूब, वल्लाह बेनज़ीर हैं। नवाब साहब शतरंज पर निगाहें जमाए हुए बोले। इस बार भी उन्होंने अपनी दानिश्त में बहुत उम्दा चाल चली थी, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। मैंने अपने दावे के मुताबिक चंद चालों में शय दे दी और नवाब साहब ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया था। ऐसी ही बातें तुम्हारे बारे में शुबा में मुब्तला कर देती हैं। मियाँ साजज़ादे, खुदा के वास्ते अब तो खुल जाओ। मैं हंसने के अलावा क्या कर सकता था, लेकिन नवाब साहब बच्चों की तरह ज़िद करने लगे। नहीं बताओगे? क्या बताऊं? मैंने अहमकाना अंदाज में कहा। अपने बारे में जिस कदर बता चुका हूं उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैं खामोश रहा। खैर, नवाब साहब ने एक ठंडी सांस ली। एक ना एक दिन तुम्हारा राज पा ही लेंगे। और लगाऊं नवाब साहब? छोड़ो मियाँ, सारा मान तोड़ दिया। बाखुदा कर्नल डिक्सन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। बड़ा चैंपियन समझता है खुद को, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, लेकिन मैं उसके साथ बराबर खेलता हूँ। मियाँ यूँ समझ लो कि वो भी बस मुझे ही तस्लीम करता है। लेकिन अब आएगा मज़ागा। जब तुम्हारी माइयत से मैं कितना खुश हूँ, इसका अजहार नामुमकिन है। तकरीबन 3:30 बजे कौसर वापस आई। चेहरे से खुशी का इजहार हो रहा था। शादो नादर ही उस लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट नजर आती थी, लेकिन मेरी नहुसत की मेरी शक्ल देखते ही उसके होंठ सिकुड़ गए। मिस्टर सरफराज, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने कैबिन में तशरीफ़ ले जाएं तो नवाजिश होगी। अरे खैरियत? नवाब साहब चौंक कर बोले। अब ज़रूरी तो नहीं अब्बू कि हर बात इनके सामने ही करूं। कौसर नाक चढ़ाकर बोली। ओफो, ऐसी कौन सी बात है? नवाब साहब ने संजीदगी से पूछा। कोई अर्ज नहीं है नवाब साहब, मैं चला जाता हूं। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। नहीं, तुम बैठो। जो कुछ बताना है इनके सामने ही बताओ कौसर। कौसर रुहानसी आवाज़ में बोली। क्या आप मुझे इसी तरह जलील करने के लिए लाए हैं? कौसर रुहानसी आवाज़ में बोली। बुरी बात है बेटे, तुम्हारा सलूक भी तो सरफराज के साथ अच्छा नहीं है, नवाब साहब ने समझाया। आप मुलाजमों को सर पर बिठाने के कायल होंगे, मैं नहीं। अगर आप मेरी मौजूदगी इतनी ही नापसंद करते हैं तो मैं वापस क्रिस्टीना के कैबिन में जा रही हूँ। नवाब साहब प्लीज़, मेरा ख्याल है कि मामूली सी बात को तूल दे दिया गया है। मैं फिर हाज़िर हो जाऊँगा। मैं इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए कैबिन से निकल गया। ना जाने दोनों बाप बेटी में क्या बातें हुई, मैंने मालूम करने की कोशिश नहीं की। हाँ, 5 बजे नवाब साहब ने मेरे कैबिन पर दस्तक दी। आओ भाई सरफराज मियाँ, तैयार नहीं हुए? तैयार हूँ नवाब साहब। मैं बाहर निकल आया। कौसर एक खूबसूरत लिबास में नवाब साहब के पीछे खड़ी थी। उस वक़्त उसके चेहरे पर हैरत अंगेज़ नरमी थी। नवाब साहब भी तरद्दुद नहीं मालूम देते थे। शायद दोनों में कोई समझौता हो गया था। हम तीनों क्रिस्टीना के कैबिन की तरफ चल पड़े। बूढ़ी औरत बूढ़ी होने के बावजूद खूबसूरत हंसी की मालिक थी। खनकते हुए कैके से उसने हमारा इस्तकबाल किया। यकीनन कौसर के डैडी को ऐसा ही होना चाहिए था जैसा आप हैं मिस्टर फ़िरोज़ुद्दीन। नवाब साहब जल्दी से बोले। ओ हाँ, कौसर ने बताया था। सॉरी, आप लोगों के नाम ज़ुबान पर नहीं चढ़ते। तुम्हारा क्या नाम है बेटे? सरफराज मम्मी।
क्रिस्टीना जल्दी से बोली। ओह यस यस, आइए मिस्टर फ़िरोज़ुद्दीन। और हम सब कुर्सियों पर जा बैठे। मादाम जोसेफ़ाइन ने घंटी बजाकर बेरे को बुलाया और थोड़ी देर के बाद हम चाय पी रहे थे। कौसर इस दौरान खामोश रही। मादाम जोसेफ़ाइन हम दोनों से गुफ्तगू करती रहीं और कौसर क्रिस्टीना के साथ एक तरफ बैठी रही। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी। तकरीबन 7 बजे हम उन लोगों से रुखसत हुए। कैबिन के दरवाजे पर क्रिस्टीना ने कौसर से कहा, क्या तुम बाल रूम में नहीं आओगी डार्लिंग? क्यों? कौसर हैरत से बोली। ओहो, रक्स करेंगे, आओगी ना? नहीं क्रिस्टीना, मैं रक्स नहीं करती, कौसर ने जवाब दिया। तो देख तो सकती हो, क्रिस्टीना ने कहा। आ जाऊंगी, कौसर लापरवाही से बोली। मिस्टर सरफराज आप भी, क्रिस्टीना ने कहा और मैंने बौखलाकर कौसर की शक्ल देखी। क्रिस्टीना, कौसर ने एहतजाजी अंदाज में कहा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ये सिर्फ मुलाजम हैं। शरीर लड़की, क्रिस्टीना ने मुस्कुराते हुए कौसर के गाल पर आहिस्ता से थपकी दी। सादा दिल लड़की का ख्याल था कि कौसर मजाक कर रही है। बहरहाल हम वहाँ से चले आए। कौसर ने बगौर मेरी शक्ल देखी, लेकिन मेरे चेहरे पर किसी किस्म के तरद्दुद के आसार ना पाकर उसका मूड फिर ऑफ हो गया। और एक और बात मेरी समझ में आई। मुमकिन है यह लड़की अपनी ज़्यादतियों का रद्द अमल मेरे चेहरे से देखना चाहती हो। लेकिन मिस कौसर, माफ़ कीजिए, अदाकारी कर सकता हूँ, ऐसी अदाकारी कि आपका बुरा हाल हो जाए, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं करूँगा, मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा। और फिर मेरे जहन में भी एक शरारत उभरी। कौसर ने क्रिस्टीना से बाल रूम आने का वादा कर लिया था। मैंने फैसला किया कि मैं भी बाल रूम जाऊंगा। रक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता था। क्या ही क्या था ज़िंदगी में फजूल बातों के सिवा। तमाम 7 बजे से पहले ही मैंने तैयारियां शुरू कर दी। मेरे पास खूबसूरत सूट काफ़ी थे। मैंने सबसे उम्दा सूट निकाला, गुस्ल किया और फिर नफासत से सूट पहना। नवाब साहब की मतवज्जा होने से पहले ही मैं बाहर निकल जाना चाहता था। मुझे यकीन था कि कौसर के जाते ही नवाब साहब मुझे तलाश करेंगे। चुनाचा मैं जहाज़ के एक ऐसे गोशे में चला गया जहां से कोई मुझे ना देख सके। तकरीबन 7:45 बजे तक मैं छुपता छिपाता फिरता रहा और फिर बाल रूम की तरफ चल पड़ा। अंदर से म्यूज़िक की आवाज़ उभर रही थी। शायद रक़्स शुरू हो चुका था। बड़ा रूमानी फिजा थी अंदर की। एक कोने में कौसर एक मेज़ पर तन्हा बैठी थी। कई जोड़े फर्श पर रक्सा थे। मैंने उसके सामने ही एक मेज़ संभाल ली और चुटकी बजाकर बैरे को बुलाया। मेरे आने पर मैंने एक मशरूब का आर्डर दिया और फिर खुश रंग मशरूब के छोटे छोटे सिप लेने लगा। कौसर की निगाह शायद अभी तक मेरे ऊपर नहीं पड़ी थी। वो चौबी गैलरी की जानब देख रही थी। मेरी निगाहों ने भी उसका ताक़ुब किया और फिर मैंने क्रिस्टीना को देख लिया, जो एक गैर मुल्की शख्स के साथ रक़्स कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली। उसी वक्त रक़्स का राउंड ख़त्म हो गया और तालियां गूंज उठीं। क्रिस्टीना कौसर की जानब बढ़ी और मैंने जानबूझकर निगाह उस पर से हटा ली थी। क्रिस्टीना ने भी कौसर के नज़दीक पहुंचकर मुझे देखा। वो बैठते बैठते एकदम खड़ी हो गई। मैंने अब भी निगाहों का ज़ाविया ऐसा रखा था कि उन्हें देख सकूं और अंदाज़ा हो कि किसी और को ना देख रहा हूं। क्रिस्टीना ने मेरी तरफ इशारा किया और कौसर चौंक कर मुझे देखने लगी। मैंने गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया था। गिलास की आड़ से मैं कौसर की शक्ल देख रहा था। कौसर यकटक मुझे देख रही थी। फिर क्रिस्टीना मुस्कुरा कर उससे बातें करती रही। कौसर ने 2-1 बार उसके हाथ पर हाथ रखकर शायद उसे किसी काम से बाज रखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर क्रिस्टीना कुर्सी से उठ गई। कौसर ने अज़तराब से पहलू बदला था। क्रिस्टीना मेरी तरफ ही आ रही थी और मेरी मेज़ के नज़दीक पहुंचकर वो बोली, हेलो सरफराज। हेलो मिस क्रिस्टीना, मैंने गर्मजोशी से कहा और वो कुर्सी घसीट कर मेरे सामने बैठ गई। कितनी देर हुई तुम्हें आए हुए? अभी चंद मिनट कबल आया हूँ। कौसर भी मौजूद है? हाँ, मैंने देख लिया है। ओहो, मेरे लिए जूस मंगवाओ, उस वक़्त तुमसे बहुत सी बातें करूँगी, क्रिस्टीना ने बेतकल्फ़ी से कहा और मैंने वेटर को इशारा करके आर्डर दे दिया। रक्स करते हो? क्रिस्टीना ने पूछा। क्यों नहीं, तब हम फ़िलहाल सिर्फ बातें करेंगे, उसके बाद वाला राउंड हम नाचेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा।
तुम बेहद दिलकश नौजवान हो सरफराज। मेरी समझ में नहीं आता ये लड़की तुमसे इस कदर एलर्जिक क्यों है। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं मिस क्रिस्टीना, बस मिस कौसर ज़रा तेज़ तबीयत की मालिक हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने तुम्हारी शख्सियत बेहद पुरइसरार बना दी है। मेरी शख्सियत? मैंने हैरत से कहा। मेरे जूस का खूबसूरत गिलास मेरे सामने रख दिया। क्रिस्टीना ने उसमें से 2-3 सिप लिए और फिर होंठ खुश्क करती हुई बोली, हाँ, वो किस तरह? उसने शायद तुम्हारे सामने भी तुम्हें सिर्फ एक मुलाजम कहा था। हाँ, तो क्या तुम वाकई एक मामूली से मुलाजम हो? क्या मुलाजम होने से शख्सियत पुरइसरार हो जाती है मिस क्रिस्टीना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और नहीं, ये बात नहीं है, मगर तुम कैसे मुलाजम हो? क्यों? मेरा मतलब है क्रिस्टीना को शायद मुनासिब अल्फाज ना मिल सके। उसने जूस उठाकर होंठों से लगा लिया और पूरे ख्याल अंदाज में कई सिप ले डाले। लेकिन नवाब साहब का सलूक तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, मिस कौसर का भी बुरा नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। वो तो तुम्हारी सूरत देखकर बोर हो जाती है। मुमकिन है उन्हें मेरी सूरत पसंद ना हो, इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। कोई बात ज़रूर है तुम दोनों के दरमियान, मैं नहीं मान सकती, क्रिस्टीना ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मसलन क्या बात हो सकती है मिस क्रिस्टीना? मैंने मुस्कुराकर पूछा। शायद कोई बिगड़ा हुआ रुमान। ओहो नहीं मिस क्रिस्टीना, वो मेरे मालिक की लड़की है, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे यहाँ मालिक की लड़की से इश्क नहीं किया जाता?